क्रॉस कर दिया। ऐसे ही जो क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो एक जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया Na से, तो जो NaCl बना वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 288। नेक्स्ट है संक्रियता श्रेणी। संक्रियता श्रेणी वो सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिखाया जाता है। जो धातु हैं उनकी क्रियाशीलता को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया जाता है, तो एक उसको बोलते हैं संक्रियता श्रेणी। अब जैसे ये दिखाई हुई है संक्रियता श्रेणी, तो इसमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड ये घटती अभिक्रियाशील में आते हैं, और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हो गया ये सबसे कम अभिक्रियाशील में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आयनिक यौगिक के गुण धर्म, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म में इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गई कि ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। नेक्स्ट है गलनांक और क्वथनांक इनका अधिक होता है। घुलनशीलता, जल में घुलनशील होते हैं परंतु पेट्रोल, केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जो हैं वो जल में विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट करेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातु जो है उनकी अकरेंस, मेटल की अकरेंस। जो मेटल है जैसे कि हो गया सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये क्या है हमें जो है फ्री स्टेट में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, और इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं खनिज क्या होते हैं, यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो एलिमेंट होते हैं जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। उन तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है अयस्क क्या होता है। वो खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है वो अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट है गैंग। गैंग जब धातुओं को निकालते हैं पृथ्वी से तो उसमें रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं गैंग। अब धातु की प्राप्ति के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला तो अयस्कों का समृद्धिकरण करना, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण करना, तीसरा धातुओं का परिष्करण करना। तो अयस्कों का समृद्धिकरण जब करते हैं चरण 1 में पहले में, तो अयस्क से गैंग को जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो चरण 1 में हमने गैंग जो है उसको रिमूव कर दिया, और उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, उनको पानी से साफ़ करा या छान कर किया, चुंबक लगा के किया, या रसायनों का उपयोग करके किया। गैंग को रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाए, कि कौन से अधिक क्रियाशील हैं, कम क्रियाशील हैं और मध्यम क्रियाशील हैं, जो अभी बताया था संक्रियता श्रेणी में, जो अभी बताया था उसके हिसाब से हम उनका निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण करने के बाद हम जो है कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, ये बहुत अनअभिक्रिय होते हैं, और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है Hg का निष्कर्षण, सिनेबार HgS। तो इसमें हमने क्या किया, धातु ऑक्साइड को गर्म करके अपना धातु प्राप्त कर लिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है जो मध्यम क्रियाशील होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, और इन धातुओं के ऑक्साइड जो प्राप्त करना वो बहुत आसान होता है। जैसे कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन इनका नहीं किया जाता है, और इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा हम अलग करते हैं। जैसे कि NaCl से Na का निष्कर्षण,
ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब तीसरा चरण क्या है? धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और जितने भी अशुद्ध अपघट्य होते हैं वो जल में घुलने लगते हैं। उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और जो है हमें अपनी धातु मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? आपने देखा होगा कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, डैमेज हो जाती हैं मेटल्स, और उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है। संक्षारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो एसिड के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से और नमी के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर जो है वो वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। कॉपर जो है वो जो आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा जो है वो आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत बनाता है। अब संक्षारण हमने पढ़ लिया। अब संक्षारण से हम सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तेल लगा देंगे, यशद लेपन कर देंगे, क्रोमियम लेपन कर देंगे, एनोडीकरण कर देंगे या मिश्र धातु बनाकर करेंगे। पेंट, तेल लगाना तो आपको पता ही होगा क्या होता है। यशद लेपन क्या है, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन। और मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे लोहा जो है उसको बनाने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, कार्बन को थोड़ी मात्रा में ऐड कर देते हैं। इस्पात में लोहा, निकेल और क्रोमियम को ऐड करते हैं। पीतल बनाने के लिए कॉपर और जिंक को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके हम मिश्र धातु बना सकते हैं और संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं।